नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश भर की आज 10 बड़ी खबरों के साथ। झारखंड में धनबाद जिले के सिंदरी में एक विशाल अजगर निकल गया। विशाल अजगर को देखकर लोग जहां डर गए तो वहीं उसे देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि विशाल अजगर का वजन कई क्विंटल में है। चेन्नई के सबरीमाला इलाके में भारी बारिश के बाद इलाके में पानी भर गया। यहां एक बस फंस गई जिसे कई लोगों ने मिलकर बाहर निकाला। यहां बारिश से गलियों में नदी जैसे हालात पैदा हो गए। एनडीआरएफ की 11 टीमों को तैनात किया गया। केरल के इडुक्की के कोकियार में भूस्खलन के बाद भारी नुकसान हो गया। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने कोकियार में बचाव अभियान चलाया। केरल के कोट्टायम जिले के कुट्टिकल में बारिश के दौरान भूस्खलन हो गया, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने राहत और बचाव कार्य चलाया और लोगों के लिए फूड पैकेट्स पहुंचाए। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली इलाके में दुकान लगाने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की पिटाई कर डाली। इस वजह से मौके पर जमकर हंगामा खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के रसूलपुर क्षेत्र में एक बस ने पति पत्नी को कुचल डाला। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को पकड़ लिया और रास्ते पर जाम लगा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मौके पर जाम हटवाया। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के खैर नवीन गल्ला मंडी में किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। यहां मंडी के मेन गेट पर ताला लगे होने से किसान खासे नाराज हो गए, जिसके बाद किसानों ने मंडी के सामने ट्रैक्टर लगाकर जाम लगा दिया और नारेबाजी की। उत्तराखंड में चमोली के सांकरी गांव में शहीद सैनिक योगांबर सिंह भंडारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। योगांबर सिंह जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। शहीद योगांबर सिंह की अंतिम यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक बंदर भजन में जा पहुंचा। यहाँ बंदर एक संत की गोद में बैठ गया और करतल बजाने लगा। ये वीडियो कहाँ का है ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन लोग इसे बड़े चाव से देख रहे हैं। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के दल ने कबड्डी, फुटबॉल और वॉलीबॉल मैत्रीपूर्ण खेल का जमकर लुत्फ उठाया। इस खेल का आयोजन अमेरिका में अलास्का के एंकोरेज में किया गया। तो 10 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते और बात करते हैं जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में फिर से आतंकी हमला हुआ। उस हमले की 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों गैर कश्मीरी आतंकियों के निशाने पर है और आज फिर 2 गैर कश्मीरियों की हत्या आतंकियों ने कर दी। इस हमले में एक शख्स घायल हुआ। इस्लाम हमें एक दूसरे की दुख दर्द और अगर कहीं भूखा हो उसको देखना, गरीबों पे हाथ रखना, लाचारों पे हाथ रखना, ये सिखाता है। मुझे बताइए कौन सा इस्लाम ये कह रहे हैं कि एक बिहार से आए हुए जो मजदूर लोग यहाँ कश्मीर में आके अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी फैमिली को पालने के लिए यहाँ आते हैं और ये बुज़दिल लोग इन बेसहारा बेकस लोगों पे हमला करके बहादुरी दिखाते हैं। और अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आतंकियों ने कल भी बिहार और उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की हत्या कर दी थी, वही आज एक बार फिर से 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई।
और इस टारगेट किलिंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कश्मीर में आईजी का बड़ा आदेश आया सामने। बाहरी मजदूरों की सुरक्षा के लिए फैसला लिया गया है। बाहरी मजदूरों को पुलिस थाने लाने को कहा गया है। जिलों के एसपी को आईजी का आदेश है। 2 दिन में बिहार, उत्तर प्रदेश के 4 मजदूरों की हत्या कर दी गई है। कल भी 2 मजदूरों की हत्या की गई, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार, और आज 2 बिहारी मजदूरों की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर अब आईजी ने ये सख्त आदेश दिए कि जितने भी बाहरी नागरिक हैं या फिर जो कर्मचारी हैं उन्हें तुरंत ही थाने लाया जाए और उनकी सुरक्षा को लेकर अब काम किया जाए। कश्मीर में आईजी का बड़ा आदेश आया सामने। बाहरी मजदूरों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। बाहरी मजदूरों को पुलिस थाने लाने को कहा गया है। तो लगातार इस टारगेट किलिंग में अगर हम बात करें तो आखिर खैर कश्मीरी नया टारगेट अब बना लिए गए हैं। आपको जानकारी दी कि जिस तरीके से लगातार टारगेट किलिंग का जो मामला है वो सामने आ रहा है, इसके बाद अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर गैर कश्मीरी की हत्या यहां पर लगातार की जा रही है। कुलगाम में एक बार फिर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर अब नया टारगेट जो है वो आतंकियों का क्या है। कुलगाम में गैर कश्मीरी मजदूरों पर हमला लगातार किया जा रहा है। कल भी किया गया, आज भी किया गया। आतंकी हमले में 2 मजदूरों की मौत हुई है और 1 घायल हुआ है। जो हमला आज हुआ है उसमें 2 मजदूरों की मौत हुई जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। दोनों मृतक मजदूर बिहार से बिलोंग करते हैं। घायल मजदूर चुन रेशी भी बिहार का रहने वाला है जो कि घायल है। घायल मजदूर अनंतनाग के अस्पताल में फिलहाल भर्ती है जहां पर उसका इलाज चल रहा है और इलाके में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जो आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं उन्हें ढूंढकर इस पूरे मामले को शांत किया जाए। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर में टारगेट किलिंग पर सियासी जगत से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश। देखिए, पाकिस्तान जो है वो जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली उसको पूरे वर्ल्ड में उसको आइसोलेट कर दिया गया है और कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा। कश्मीर की बात वो करता है तो कश्मीर के ऊपर कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। आपने यूएन जनरल असेंबली में देखा होगा। तो इसलिए पाकिस्तान जो है इस वायलेंस को, टेररिज्म को इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर यूज कर रहा है। जम्मू कश्मीर में 370 को रद्द करने के बाद भी वो सामान्य नहीं है और मैं चाहता हूं कि इस पे सारा देश गौर करे कि लोग बयानबाजी तो बहुत करते हैं लेकिन असलियत को भूल जाते हैं। उस समय मोदी जी कहते थे कि उन माओं के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने बेटे खो दिए। तो आज मोदी जी को वही बात अपने आप से पूछनी चाहिए। जो जिनकी हत्या हुई है वो किस धर्म के साथ जुड़े? इंसान इंसान है और इन हत्याओं को बंद करना है, आतंकवादी हमले के ऊपर अंकुश लगाना है। उसके लिए जो कदम उठानी है वो पिछले 2 साल में कुछ नजर नहीं आ रहा। सरकार से यही आग्रह है कि वो इसके लिए सोच समझकर लोगों को साथ जोड़ते हुए इस लड़ाई को कामयाबी से आगे ले जाए। आगे बढ़ते हैं, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ की मोटी चादर थोड़ी पिघलती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से मिल रहे संकेत यही इशारा करते हैं कि बातचीत के दरवाजे फिर खुल सकते हैं। द्विपक्षीय न सही मगर भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जल्द एक मंच पर नजर आ सकते हैं। भारत ने अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें पाकिस्तान को भी न्योता भेजा गया है। इस बैठक की अध्यक्षता एनएसए अजीत डोभाल करेंगे। इसमें रूस, चीन, ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तानी एनएसए मोईद यूसुफ भारत आकर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे या नहीं, यह देखना होगा। यह बैठक अगले महीने दिल्ली में होगी। और वही पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो बीजेपी की कोई विदेश नीति ही नहीं है। हमने सीज़फायर को मान लिया। क्यों माना हमने? फिर उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हमारे फौज के सिपाही मर रहे हैं। कभी 5, कभी 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर मारा गया। कल सिविलियंस की टारगेटेड किलिंग हो रही है वैली में। और ये कहां से हो रही है? ये तो पड़ोसी देश से आ रहे हैं।
अब तो वो लोग अपने आम टेररिस्ट को भिजा रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं। अब आप एनएसए से क्या बात करेंगे? पाकिस्तान के एनएसए से इनकी कोई पॉलिसी है क्या? फॉरेन पॉलिसी इनके पास कोई अप्रोच है क्या? बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं है। और आप एनएसएस की मीटिंग करेंगे? ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? मैं तो ये भी कहा हूं कि अगर उस किलिंग्स को रोका नहीं जाएगा वैली में, तो वो रेप्लिकेट होगा हमारे भारत के कोने कोने में। तो सरकार के पास आप किस लिए बात कर रहे हैं? क्या ये बीजेपी भूल गई? क्या आप इनको बिरयानी खिलाएंगे? के पास कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी है ही नहीं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। आपने फॉरेन पॉलिसी को मोदी की पर्सनल पॉलिसी में तब्दील कर दिया। आपने फॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। इसीलिए तो सब ये चीजें हो रही हैं। दोस्ती की तरफ ले जाए वो अच्छा है, और हमें अल्लाह से ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम दोनों मुल्कों में एक दोस्ती हो, एक हम-आहंगी हो, कि हम लोग आराम से जिंदा रह सकें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब किसानों की। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल 18 अक्टूबर को पूरे देश में रेल रोको अभियान आंदोलन चलाने का ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आंदोलन को लेकर विस्तार से रणनीति बनाई है। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे और किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। किसान नेताओं ने कल 6 घंटे के रेल रोको अभियान को लेकर बातचीत की है और उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये जो कार्यक्रम है ये चलेंगे। किसान नेताओं ने यह भी साफ कर दिया है कि रेल रोको आंदोलन शांतिपूर्वक चलेगा और रेल की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही किसान नेता देश भर में जगह जगह पर लखीमपुर खीरी शहीद कलश यात्रा भी निकालेंगे। किसान नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मंत्री पद से हटाने और उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग कर रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर किसान नेता इस मांग को जोरदार तरीके से उठाएंगे। और वह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में दंगे होते थे क्योंकि दंगाइयों को सरकारों का समर्थन मिलता रहा था। आज दंगे नहीं होते क्योंकि दंगाइयों को मालूम है कि उनकी 7 पीढ़ियों को अंजाम भुगतना होगा। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश ने योगी पर पलटवार किया। अखिलेश ने बीजेपी में असंतुष्टों को मुद्दा बनाते हुए हमला किया और कहा कि चुनाव से पहले ही हमने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है। पर्व और त्योहार आते थे, जब कमाई करनी है, जब आस्था का सम्मान करना है, तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया। अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। ये सरकार बताए कि ट्रांसमिशन में कितना काम किया है और जो अकेले में प्रैक्टिस करते हैं कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो करना छोड़ें। जो समाजवादी सरकार में प्लांट बने थे, अगर वो आज बनकर के तैयार हो गए होते तो शायद उत्तर प्रदेश में 17 रुपए पर यूनिट बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। और इस बीच रुक करते एक बड़ी खबर का, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को गिरफ्तारी के बाद छोड़ा गया। आपको जानकारी ये दें कि हांसी में दर्ज मामले में हुई थी युवराज सिंह की गिरफ्तारी। जाति को लेकर युजवेंद्र चहल पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। युवराज को पुलिस ने मामले में पूछताछ के बाद छोड़ा है। मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही दे दी थी युवराज को जमानत। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। युवराज के खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट ने की थी शिकायत, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन फिलहाल पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। युवराज को पुलिस ने मामले में पूछताछ के बाद छोड़ा है। ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। चलिए वक्त
चलिए ब्रेक के बाद रुक करते हैं। केरल के 5 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि नेवी को मोर्चा संभालना पड़ा है। केरल की एनडीआरएफ ने कोट्टायम के कुट्टिकल में फंसे परिवारों को एयरलिफ्ट करने के लिए नौसेना की मदद ली। केरल में हो रही तेज बारिश में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने केरल के सीएम विजयन से बातचीत की और बाढ़ के हालातों के बारे में जानकारी ली। केरल में भारी बारिश से हुई तबाही की 6 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और भाई केरल के कोट्टायम में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेवी का हेलीकॉप्टर फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर रहा है। केरल के मुंडकायम इलाके में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है और कहीं ना कहीं आम जनता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में भी बारिश हो रही है। कन्याकुमारी जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। यहां के थिरुपरापू वाटरफॉल में बाढ़ आ गई है। और वही केरल के एर्नाकुलम में भी सैलाब से हालत खराब है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को राहत पहुंचाने और उन्हें सुरक्षित जगहों तक ले जाने में जुटी हुई हैं। तो लगातार अगर हम बात करें तो केरल में बाढ़ की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और आम जनता की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अब सेना को, जवानों को भी उतरना पड़ा है लोगों को बचाने के लिए। अब तक जो खबरें सामने आ रही है उसमें यह बताया गया कि लगभग 21 लोगों की जान गई है और कई लोग लापता हैं। तो लगातार केरल में तेज बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से 10 जिले हैं जहां पर लगातार तेज बारिश हो रही है। आप समझिए कि आखिर कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर लगातार तेज बारिश हो रही है। तो आप देखिए कोल्लम, पठानमथिट्टा, कोट्टायम, अलापुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, ये वो राज्य हैं जहां पर लगातार तेज बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं आम जनता की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये 10 वो जिले हैं जहां पर लोगों की संख्या बढ़ रही है मौत के मामले में और कई लोग लापता भी हो चुके हैं। ये ही वो 10 जिले हैं जहां पर लगातार बीते 24 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है और वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जवान निकालने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो रही है। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी भी झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में कई इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं से यात्रा रोकने को कहा गया। कई जगहों पर स्कूल को भी बंद कर दिया गया। ये बड़े फैसले सिर्फ इसलिए लिए गए क्योंकि आम जनता को सुरक्षित अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जा सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से 17 राज्य हैं जहां पर लगातार बीते 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। तो आप देखिए केरल, कर्नाटक, इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ये वो राज्य हैं जहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से लगातार तेज बारिश हो रही है और वहां पर जलभराव की स्थिति भी पैदा हो चुकी है, जहां पर लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे अलग अलग जगहों की कि किस तरीके से जवान जो हैं वो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोगों को बचाया जाए। अब आखिर वजह क्या है इस तेज बारिश की, क्योंकि अब जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तरी राज्यों में लगातार तेज बारिश हो रही है और इसीलिए लगातार अगर हम बात करें तो जवानों को भी अब अलर्ट मोड पर रखा गया है। चक्रवाती हवाओं की वजह से अगर हम बात करें तो कम दबाव के क्षेत्र बन चुके हैं, जिसकी वजह से जो दक्षिण उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है वहां पर भी लगातार तेज बारिश हो रही है और केरल के पास अरब सागर में भी कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसकी वजह से लगातार तेज बारिश हो रही है और वहां पर आम जनता की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने के बाद
नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। सिद्धू ने सोनिया से मिलने का वक्त मांगा है। अपने लेटर में सिद्धू ने 13 मुद्दों का जिक्र किया है और पंजाब सरकार से उनको पूरा करने के लिए कहा है। ऐसे में यह सवाल एक बार फिर से उठने लगा है कि पंजाब कांग्रेस में अभी भी सब ठीक नहीं हुआ है क्या? सोनिया गांधी को लिखा गया लेटर 15 अक्टूबर का है। सिद्धू ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल से लेटर के 3 पन्ने ट्वीट किए। इसमें 13 पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस को काम करने के लिए कहा गया है। चंडीगढ़ में सिद्धू और सीएम चन्नी के बीच बैठक जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोनिया को सिद्धू के पत्र लिखने के बाद हो रही है बैठक। सरकार संगठन के बीच तालमेल बिठाने की कवायद। 13 मुद्दों पर भी दोनों के बीच चर्चा की उम्मीद लगातार जताई जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी भी लगातार एक कयास लगाया जा रहा है कि पंजाब में जो कांग्रेस के बीच में अंतरकलह था वो खत्म नहीं हुआ है और इसी के बीच में जो लेटर लिखा गया उसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया 13 सूत्रीय मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, तब कहीं ना कहीं अंत में जाकर ये जो खला है वो खत्म होगा। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी अब सियासत गर्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा में पहुंचे और इस सभा में ओवैसी को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अपने भाषण में ओवैसी ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जीप से लोगों को कुचलने वाला आरोपी आशीष जेल में आराम कर रहा है। ओवैसी ने आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पद पर बने रहने को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। गांव को तोड़ दिया गया मगर अब तक आशीष जिसकी गाड़ी से 5 लोग मर गए, ना उसके घर पर बुलडोजर गया, ना उस पर कुछ हुआ, वो जेल में आराम से बैठा है, नाश्ता करते हुए जेल में आराम से सो रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने। उत्तर प्रदेश में एमवाई समीकरण पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से बीजेपी को हराना मुश्किल है। बीजेपी को हराने के लिए A to Z कॉम्बिनेशन बनाना होगा। जी हां, ओपी राजभर शिवपाल से अलायंस बनाने को कहा। चुके हैं कि MY कॉम्बिनेशन से आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। आपको A to Z कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बीजेपी को टफ फाइट दे सकते हैं और तभी जाकर हम योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रोक सकते हैं। अब ये इन लोगों पर है, मगर अगर ये समझेंगे कि 19% मुसलमान सिर्फ इनको वोट डालता रहेगा और वो हमारे वोटों पर, मुस्लिम वोटों पर राजनीति करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकेगा। लखीमपुर खीरी में तिकोनिया में हुई हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। केंद्रीय गृह राज्य अजय मिश्रा टेनी समेत कई बीजेपी नेताओं ने शोक सभा में पहुंचकर हिंसा में जान गंवाने वाले कार्यकर्ताओं श्याम सुंदर निषाद, हरिओम मिश्र और शुभम मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। अजय मिश्र ने मृतक श्याम सुंदर निषाद के परिवार से भी मुलाकात की और हर मदद का भरोसा दिया। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर में जो हादसा हुआ उसके बारे में। जी हां, इस पूरे मामले में गांजा तस्करी करने वाले कार मालिक को जशपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कार मालिक गौतम सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जशपुर के पत्थल गांव में गांजा तस्करों ने सड़क पर दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को कुचल दिया था। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। सिंगू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या के मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। तीनों आरोपियों निहंग नारायण सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस मामले में सबसे पहले निहंग सरबजीत सिंह पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए आए थे। अदालत ने उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी हुई है और दुष्ट को निहंग सिंहों ने तुरंत सौदा लगा दिया और जो निहंग सिंहों ने सौदा लगाया उनको कानून के हवाले भी हो गए, वो सिलेंडर भी हो गए हैं। अब संयुक्त मोर्चे ने ये कहा है कि जो निहंग सिंह हैं उनके लिए
अपने मोर्चे में कोई जगह नहीं है, ये चले जाना वापस। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम किसी आगू के कहने से नहीं आए, हम किसान लोग हैं, जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो अपना हक मांग रहे हैं, कानून रद्द कराने के लिए जहां बैठे हैं, हम उनकी तरफ से आए हैं, उनकी मदद में आए हैं। सिंघू बॉर्डर मर्डर केस में अब सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रही है और ऐसे में आपको जानकारी दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह मांग उठाई है। सिंघू बॉर्डर पर हत्या में गंभीर बातें आ रही हैं सामने, ऐसा मायावती ने जिक्र किया। सिख संतों गुरुओं का बीएसपी पूरा सम्मान करती है। मायावती ने साफ तौर पर सीबीआई जांच की मांग की है। आपको जानकारी दें कि जो हत्या की गई थी, जो तस्वीरें सामने आई थी, जो बर्बरता देखने को मिली थी, उसको लेकर लगातार ये मांग उठ रही है कि अब सीबीआई जांच होगी। आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स केस में जेल में बंद आर्यन खान केस में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। देखना होगा कि क्या 20 अक्टूबर को आर्यन को बेल मिलती है या नहीं, या फिर उन्हें जेल में ही रहना होगा। वहीं इस बीच जब उनके वकील समीर वानखेड़े ने जेल में मुलाकात की थी तो आर्यन ने बताया कि वो आगे अच्छा कदम उठाएगा और जरूरतमंदों की मदद जैसे अच्छा काम करेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारी सहयोगी सृष्टि जोशी की एक खास रिपोर्ट देखिए। तब से जो है उन्हें एनसीबी कस्टडी में भेजा गया, जिसके बाद उन्हें फर्दर पूछताछ के लिए जो है एनसीबी कस्टडी में रखा गया था। उसी के बाद उन्हें आर्थर रोड जेल में जो है कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा गया और 7 अक्टूबर से लेके अब तक जो है वो यही आर्थर रोड जेल में बंद है, जिसके सामने मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और 20 अक्टूबर जो है उनकी फिर से बेल हियरिंग जो है एप्लीकेशन फाइल करने वाली है। तो अब ये देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। 20 अक्टूबर को उन्हें बेल मिलती है या वो जेल में ही रहेंगे। चीन के साथ बढ़ते गतिरोध को देखते हुए भारत ने अपनी सीमा की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। बॉर्डर की सुरक्षा की निगरानी के लिए भारतीय सेना का हेरॉन मार्क 1 नाम का ड्रोन असम में भारत चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह ड्रोन के जरिए सर्विलांस हो रहा है। चलिए, वक्त है छोटे से एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।